दोस्तों, बिहार की राजनीति पूरे चरम पे है। आरोप प्रत्यारोप की लगातार झड़ी लगी हुई है। अगर आप सबको याद हो वो दौर 2013 से 2014, केंद्र में जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी रोज नए नए खुलासे कर रही थी यूपीए गठबंधन यूपीए सरकार को लेकर के, कमोवेश वही स्थिति मौजूदा समय बिहार की बनी हुई है। पीके लगातार मंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सब पर आई, इसी में चर्चा करते। कारण ये है कि दरअसल राजनीति है जो जाति नहीं है और जाति है जो जाति नहीं है। बिहार के बारे में हम लोग इस पर पहले कई बार चर्चा की, लेकिन बिहार से देश और देश की राजनीति क्या होगा चुनाव से पहले, क्या होगा चुनाव के बाद, और इसका क्या असर पड़ेगा दिल्ली पर। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हो यूनाइटेड भारत। बिहार की राजनीति में अगर पिछले 10 दिन में बदलाव, उसका रुख, तो आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं अक्टूबर 2025, तो हमको जाना पड़ेगा 2013। 2013 मित्रों अहम इसलिए है क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 10 साल तक विपक्ष में रहता है और 2014 का चुनाव उसके सामने और आता है, एक साल पहले कि पूरे अगर हम गतिविधि पे जाएं तो दिल्ली सरकार, मैं दिल्ली सरकार की, मैं राज्य की बात कर रहा हूं क्योंकि उस समय डबल इंजन की सरकार थी। दिल्ली में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी और देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। और आरोप प्रत्यारोप पर अधिकतम कैबिनेट मंत्री, शीला दीक्षित स्वयं और उनका पूरा मंत्रिमंडल भ्रष्टाचार में आकर डूबा था। ये हमको आपको पता कैसे चलता था, क्योंकि प्रमुख विपक्षी भूमिका में उस समय देश की, आज की सरकार और उस समय देश की बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी। नियमित रूप से उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर आपको याद हो कलमाड़ी, अगर आपको याद हो 2G, अगर आपको याद हो 3G, अगर आपको याद हो राजा, अगर आपको हो कनीमोरी, साउथ से लेकर के, यानी यूपीए गठबंधन में उस समय जितने मनमोहन सिंह के सरकार में, आप अगर देख लें उस समय के वित्त मंत्री, उन पर घोटालों का आरोप, यानी ये पूरे तरीके से परसेप्शन भी तय हो गया था, आरोप प्रत्यारोप तय हो गया था। और आरोप प्रत्यारोप ही नहीं, एक बड़ी बात मजे की थी, अगर आपको याद हो, क्योंकि उस समय चेयर पर्सन के रूप में, सुपर पीएमओ के रूप में सोनिया जी का जिक्र होता था। सोनिया जी पर और राहुल पर भी इसी तरीके के आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, चाहे वो नेशनल हेराल्ड के घोटाले को लेकर के हो या बाकी सारी चीजों की बात। आपने बोफोर्स तक की में भी बहुत सारी बातें, बहुत सारे जिक्र हुआ। लेकिन अगर आप देखें न्यायिक प्रक्रिया में जाने के बाद 2014 में इन्हीं आरोपों के बाद सरकार बदलती है। पर दुर्भाग्य इस बात का है कि जिन आरोपों, जिन प्रत्यारोपों, जिस भ्रष्टाचार के चरम को लेकर के उसमें कन्विक्शन में देखा जाए तो अंततः ये होता है कि एक एक करके सारे लोग उसमें जो आरोपी थे वो उस कोर्ट के द्वारा बरी हो जाते हैं। ये मैंने सिर्फ इसलिए चर्चा आपके सामने करने की का प्रयास किया और बताने का प्रयास किया कि बिहार राज्य में मौजूदा स्थिति में प्रशांत किशोर नियमित रूप से सभी चैनलों पे, सभी मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनके इंटरव्यू, उनके धमाके, उनके आरोप, और वो लगातार 200 करोड़ से लेकर के, उम्र से लेकर के, सजा से लेकर के। अच्छा एक बात आप ये समझिए, मजे की बात क्या है कि मैं जिक्र कर लूं, अगर सम्राट चौधरी, आपने सुना होगा राकेश, फिर सर राकेश मौर्य उर्फ सम्राट, ये सब बातें भी आपने देखी होगी। उनके पिता शकुनी चौधरी जो मंत्री रहे, और ये खाली आज भाजपा में नहीं है, इनका अगर इतिहास आप देखें, जिस हत्या की बात हो रही, एक सवाल है कि चुनाव के समय ही ये सुचिता की बात, आरोप प्रत्यारोपों की बातें क्यों होती है। पहले भी हो सकती। 3 साल से स्वराज पार्टी के जनक या मुखिया प्रशांत किशोर जी खाक छान रहे हैं बिहार की। बिहार को बदलने को लेकर के जिस तरह वो चर्चा कर रहे हैं, नए बिहार, नए प्रदेश की बात करते हैं। मोदी जी अगर ट्रेन चलाने की बात करते तो उस पर भी उनका आरोप होता है, और उनका स्वाभिमानिक आरोप होता है कि साहब जिस ट्रेन से ये कहा जा रहा है कि यहां से मजदूर, यहां से श्रमिक गुजरात जाएंगे, तो गुजरात के लोगों को क्यों नहीं बताया जाता कि साहब यहां से ट्रेन चालू है, आप बॉम्बे और साउथ में या अन्य जगहों पर जाएं। यानी इसका मतलब है उनको ये बात बुरी लगती है कि बिहार को उभारने के बजाय बिहार से श्रमिकों का पलायन, अन्य राज्यों में जाना, वहां की व्यवस्था देखना, या यहां तक आप देखिए पंजाब में, हरियाणा में
किसानों की बात कर ले तो वहां के किसान बिहार के श्रमिकों को अपने यहाँ काम देते हैं। मतलब यानी इसका मतलब ये हुआ कि बिहार में काम नहीं है। अच्छा, जब आप 20 साल सरकार में होते हैं तो आपके पास विपक्ष पे आरोप लगाने के लिए कुछ होता नहीं है। अब अगर लालू के जंगल राज की बात कोई भी करे, अब वो बेमानी होती, चूंकि 20 साल सरकार आपको जनता ने दिया। अब लालू के जंगल राज पर भी बहुत मोटी मोटी परतें धूल की पड़ चुकी, क्योंकि आप भी उनके गठबंधन में सरकार चला चुके हैं। और बिहार के राजनीति में जो एक अहम चेहरा पिछले 20 साल से एनडीए गठबंधन में मुख्यमंत्री बनने से पहले वो राज्य गठबंधन के में बड़े नेता हुआ करते थे, जॉर्ज फर्नांडिस जी के साथ में वो समता पार्टी को लेकर के जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी, तब से नीतीश कुमार जी बड़े मंत्री पद पर रहे हैं। अब नीतीश जी को लेकर के न भारतीय जनता पार्टी कहती है, बल्कि आरोप विपक्ष की यह है कि नीतीश जी को भविष्य में मुख्यमंत्री अगर ये सिर्फ क्यास है कि अगर एनडीए सरकार बनेगी तो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे। तो पीके का जो आरोप है, तो बेसिक 3 4 5 मुद्दे उनके पास हैं। एक तो उनका यह आरोप है कि लालू यादव जातिगत पर उन्होंने बड़ी कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने ये कहा कि लालू अगर जाति को प्रमोट करते हो तो अपने बेटे को मुख्यमंत्री के लिए प्रमोट नहीं करते, अपने बेटे को वो उप मुख्यमंत्री नहीं बनाते। लालू यादव बिरादरी के बहुत सारे काबिल ऐसे लोग थे, उनकी बात करते, इसलिए जाति उनके लिए एक मुद्दा हो सकता है। जाति का वो लाभ लेते हैं, लेकिन उसका लाभ जब देने की बात आती है अपने परिवार को देते हैं। लालू जी कहे कि जो बिहार में जो सबसे काबिल यादव लड़का है वो बनेगा मुख्यमंत्री, कोई दिक्कत नहीं है, कह के दिखाएं। ये जात की राजनीति कहां कर रहे हैं ये लोग, तो अपने परिवार की राजनीति कर रहे हैं। मैं तो रोज अपनी सभाओं में कहता हूं, ये जाति की राजनीति नहीं है। जात की राजनीति होती तो ये कहते कि भाई जो यादव समाज में सबसे काबिल लड़का है वो बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री और सब लोग मदद कीजिए। लालू जी ये कहां कह रहे हैं? लालू जी तो ये कह रहे हैं कि मेरा लड़का काबिल हो या ना हो वो बनेगा मुख्यमंत्री, सब लोग आप लोग जात के नाम पर हमको वोट दीजिए। और बिहार की जनता इसको समझती है। वही स्थिति नीतीश कुमार आप सोचिए, जिस नीतीश कुमार के लिए प्रशांत किशोर ने काम किया है, वो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के डिप्टी सीएम से लेकर कई भारी भरकम मंत्रियों पर लगातार 100 200 300 करोड़ रुपए के आरोप, नियुक्ति, भर्ती, जमीन घोटाले, बहू के नाम, बेटी के नाम, दामाद के नाम, मेडिकल को लेकर के आपने पांडे से लेकर के सब लोगों को देखा होगा कि किन किन पर लगातार प्रशांत किशोर आरोप कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ सरकार इस पर चुप बैठी है। तो क्या इन आरोपों के जरिए अब जनस्वराज पार्टी, एक और मजे की बात है, आप अगर प्रशांत किशोर को सुने, उनके कन्विक्शन को, अगर उनके कॉन्फिडेंस सुनो, दो बात कहते हैं, या तो 10 के नीचे या तो 150 के पार। यानी जहां 243 विधानसभा सीटें हैं वहां या तो पूर्ण बहुमत की सरकार या तो 10 के नीचे। और एक मजे की बात उन्होंने और कही, जो बात आपने देखा होगा, उन्होंने ये बात कही कि साहब अगर हम सरकार में नहीं आते हैं, एक सवाल हुआ कि साहब आप कल को त्रिशंकु सरकार आती है, ऐसा होता है कि आपके हाथ में मास्टर की हो और आपके बिना सरकार नहीं बने। उन्होंने एक बात बड़ी मजे की बात की राजनीति में, जिस बात को समझा, उन्होंने ये कहा कि हम अपने विधायकों को फ्री कर देंगे, जिसको जहां जाना हो जाओ, फिर हम 5 साल तक इसी बिहार में काम करेंगे और चाहेंगे कि 5 साल बाद लोग हमको पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए, लेकिन हम ये बीच का रास्ता नहीं निकालेंगे। ये अलग अलग तरह की राजनीति है दोस्तों, क्योंकि छोटे दल, अभी ये देखा जाए तो 3 साल की उम्र का दल, ठीक है, एक अलग बात हो गई कि प्रशांत किशोर जी पिछले 12 सालों से या पिछले 15 सालों से, 14 सालों से वो मोदी से लेकर के, ममता से लेकर के, नीतीश कुमार से लेकर, चंद्रबाबू नायडू से लेकर के अपनी सलाह, अपनी बुद्धि, और इस बात को भी डंके, जब विपक्ष उन पर आरोप करता पैसे को लेकर, तो इस बात को डंके की चोट पे कहते हैं कि बिहार में किसी की हैसियत नहीं है कि हमको कोई खरीद सके। मैंने पैसा अपनी बुद्धि से कमाया, और अगर पैसा ही कमा कर ना होता राजनीति में हम नहीं आते। हमें तो पैसा देने के लिए लोग अभी भी खड़े हुए तैयार हैं हमारी राय मानने को लेकर कि जो 100 200 करोड़ के आरोप प्रत्यारोप की बात हो रही है मेरे ऊपर। तो क्या ये अलग तरीके की राजनीति बिहार उस तरफ चल पाएगा? क्या लोकतंत्र प्रशांत किशोर की बातों में होने वाले चुनाव में उनकी इस बात से कन्विंस हो जाएगा? क्या उनकी इन बातों को विश्वास करेगा? और दूसरे मजे की बात यह है कि दूसरी तरफ आप देखिए, अगर दोनों बड़े प्रमुख दल गठबंधनों की बात कर लें,
जिसमें यूपीए गठबंधन की बात करें तो नेता तेजस्वी हैं, साथ में राहुल गांधी। दूसरी तरफ अगर हम एनडीए की बात कर लें तो अभी आज तक अघोषित रूप से नेता नीतीश कुमार हैं और उनके साथ में एनडीए या मोदी या पूरी भारतीय जनता पार्टी, दो दो डिप्टी सीएम है, सम्राट चौधरी, बाकी अन्य लोग। अब इन दोनों गुटों की बात कर ले तो इनके समीकरण में टिकट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। चिराग पासवान नियमित रूप से रैलियों में, संबोधनों में, अपनी यात्राओं में वो बिहार को नई दिशा, युवा, बिहार, बिहारी की बात लगातार कर रहे हैं। स्वर्गीय उनके पिताजी रामविलास पासवान जी का ये सपना था, चूंकि बड़े नेता थे, बड़े कद के नेता थे, एक समय था जो देश में सबसे ज्यादा वोटों से जीत करके आए थे, उनका सपना अधूरा रह गया। वो स्वर्गवासी हो गए। मंत्री तो केंद्र में कई बार बने पर वो प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बने बिहार के। आप मांझी को नहीं बोल सकते। मांझी को आप इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि मांझी एक वक्त था जब नीतीश कुमार हटे या स्वयं से हट गए, उन्होंने मांझी का चयन किया और मांझी मुख्यमंत्री बने। कुशवाहा को आप नहीं भूल सकते। कुशवाहा लगातार बयानों में, विवादों में, सीटों को लेकर के रहते हैं। तो किस तरीके का 2025 नवंबर जो अब आने वाला है, हम लोग अक्टूबर में चर्चा कर रहे हैं, दिल्ली के तरीके से क्या या एनडीए के तरीके से क्या, ये सारे आरोप प्रत्यारोप जिस तरीके से प्रशांत किशोर रोज नए नए उजागर, नए नए बम फोड़ रहे हैं। अच्छा, बम दो तरीके के फोड़ रहे हैं मित्रों। एक तो एसआईआर, वोटों की चोरी, वोटों को बचाना, रोजगार, ये एक बड़ा मुद्दा लेकर के लगातार तेजस्वी और राहुल गांधी वो केंद्र सरकार पर, मौजूदा प्रदेश सरकार पर, मोदी पर और अमित शाह पर और नीतीश कुमार पर हमले कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जी ने जो मोर्चा खोला हो उसमें वो दोनों को नहीं छोड़ रहे हैं। ना तो वो मौजूदा सरकार की बात में लोग छोड़ रहे हैं, ना वो तेजस्वी या राहुल गांधी को लिए भी उन्होंने बड़े खुले तौर पे कहा और एक तारीफ भी की कि इतना ज्यादा चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में जितना चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी और स्वयं राहुल गांधी उस विश्वास से खड़े रहे, डटे रहे, लड़ रहे, उन्होंने उस बात की तारीफ की। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि बिहार में नेता तेजस्वी है, कांग्रेस उनकी बी पार्टी। तो चलिए, अगर देश की दो बड़ी पार्टियां बिहार के चुनाव में बी पार्टी की भूमिका में होती हैं, यानी कांग्रेस तेजस्वी के पीछे, भारतीय जनता पार्टी नीतीश के पीछे, प्रशांत किशोर, मैं ट्रायंगल की बात इसलिए मित्रों करना चाह रहा हूं कि यूपीए गठबंधन, एनडीए गठबंधन और एक दल या एक पार्टी जो बिहार को नया रूप देने के लिए संघर्ष कर रही, जिसके नेता प्रशांत किशोर है। और आज के डेट पे मैं नहीं बल्कि सारे मीडिया पुरोधा, सारे पुरोहित, सारे बुद्धिजीवी अब वो प्रशांत किशोर पर लगातार चर्चा करने लगे हैं। ये कहीं कोई साजिश तो नहीं? कारण साजिश की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि इसका परिणाम मनमोहन सिंह सरकार दिल्ली में भुगत चुकी है, इसका परिणाम शीला दीक्षित भुगत चुकी है। और उस परिणाम की बात अगर हम बात करें तो विगत उन 10-12 वर्षों के बाद, लगातार मुख्यमंत्री बनने के बाद, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबने के बाद, शराब घोटाले को लेकर के जिस तरीके से केजरीवाल की सरकार जेल में रही और अंततः दिल्ली सफाया होगा, उस सफाई होने के बाद आया कौन? भारतीय जनता पार्टी, पूर्ण बहुमत की सरकार। वहां बाकी सबकी स्थितियां बहुत खराब हो गई, ना तो कांग्रेस रही, ना तो आम आदमी पार्टी रही। क्या इसी तरीके का कुछ हमको देखने को मिलेगा बिहार में? क्या मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्थितियां वही हैं, आरोप प्रत्यारोप वही है। नीतीश कुमार अपने राजनीतिक स्थिति में देखें, शारीरिक रूप से कह लें, मानसिक रूप से कह लें या स्वास्थ्य कारणों से कह लें, वो हमको उतना मजबूत नहीं दिख रहा। हम वो नीतीश कुमार नहीं देख पा रहे जिसने डंके की चोट पर शराबबंदी कर दी उस बिहार में, जिसका सभी महिलाओं ने बहुत स्वागत किया। इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि नीतीश कुमार ने बदला बिहार, लेकिन अब वो पानी बहुत बह चुका है। और नीतीश कुमार वो सीधे आरोप तेजस्वी पे इसलिए नहीं कर सकते कि तेजस्वी की सरकार साथ उन्होंने सरकार चलाई और बनाई। और बिहार के जरिए देश की बात मित्रों में इसलिए कहना चाह रहा हूं आपसे क्योंकि देश की जो मौजूदा सरकार वो पूर्ण बहुमत के नहीं, 240 आंकड़े पे, उसके दो मजबूत पिलर है। एक तरफ नीतीश कुमार है, दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू। चलिए, अभी चंद्रबाबू नायडू को चुनाव नहीं है, लेकिन ये चुनाव का परिणाम एनडीए सरकार बनती है तो और नहीं बनती हो तो इसका असर दिल्ली पर जरूर पड़ने वाला है।
क्योंकि जब बैसाखी की सरकार चलती है तो सहयोगी इस बात के इंतजार करते हैं कि जो सबसे बड़ा दल है वो कितना मजबूत है और हम कितने कमजोर हैं, या हम कितने मजबूत है, सामने वाला कितना कमजोर है। इसीलिए मैंने एक बात आपको शुरू में ही मित्रों कही थी कि बिहार पर नजर पूरे देश की है। आरोप दूसरे एक मजे की बात जहां से हमने शुरू की थी, फिर हम उसी मुद्दे पे आ जाते हैं कि जो आरोप आज इन भ्रष्ट नेताओं पर प्रशांत किशोर अभी लगा रहे हैं चुनाव के दौरान, सबूतों के तहत वो बात कर रहे हैं। उम्र की सीमा को लेकर के बात कर रहे हैं कि जिस उम्र को लिबर्टी को लेकर के राकेश कुमार, वो सम्राट मौर्य या सम्राट चौधरी, या जिस उम्र सीमा को लेकर के वो छूटते हैं। और सबूत की बात यह है कि जिस पर उन्होंने कोर्ट में हलफनामा दिया, फिर उन्होंने वो एक एफिडेविट, एक जो फॉर्म चुनाव आयोग में उन्होंने सबमिट किया, उन दोनों में अगर उम्र का अंतर है तो फिर इस बात को चुनाव आयोग संज्ञान क्यों नहीं लेता? चूंकि ज्ञानेश कुमार आज बिहार में जाने की बात कर रहे हैं और बिहार में है या बिहार पर चर्चा कर रहे हैं, तो उनको ये बातें खुद स्वयं, जब वो इतने बड़े स्वयं ज्ञानी हैं, तो इन बातों को स्वयं संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं? और एक बात मजे की, प्रशांत किशोर ने एक बात कही है कि अभी हम जनता के सामने, संवैधानिक संस्थाओं के सामने, देश की, प्रदेश की, केंद्र सरकार के सामने, और इसके बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में इन आरोपों को साबित करेंगे। और इन आरोपियों को, उन्होंने यहां तक कहा, इन हत्यारों को, इन बिहार के चोरों को हम बेनकाबी नहीं करेंगे बल्कि जेल के सलाख के पीछे भेजेंगे। यानी राजनीति तो बदलने वाली है, राजनीति की दशा दिशा बदलने वाली है। और राजनीति की दशा दिशा में अगर दोनों ध्रुव, एनडीए और यूपीए, बिहार में अगर इनकी स्थिति कुछ गड़बड़ होती है तो उसका असर सीधे दिल्ली तक जाएगा। कारण यह है कि इसके बाद बंगाल का चुनाव, बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव है। बंगाल का चुनाव भी 26 में है। वहां भारतीय जनता पार्टी, अगर आपको अच्छे से याद हो, 2021 बहुत अच्छा प्रदर्शन की थी, या सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उसका रहा है। तो अब बिहार के चुनाव खत्म होने के बाद बंगाल का परिणाम क्या होगा, बंगाल की राजनीति क्या होगी, क्योंकि ममता वहां मुस्तैदी से डटी हुई है। पीछे आपने कई तरीके की सिंगूर से लेकर के बहुत सारे ऐसे आरोप प्रत्यारोप, मेडिकल आरजी लेकर के बहुत सारी चीजें आपने देखी जानी है। तो अभी हम बिहार पर रहते हैं, बिहार की चर्चा करते हैं, बिहार के जरिए देश की चर्चा करते हैं। आपका मित्रों फिर मैं कहना चाहूंगा, आभार भी है, धन्यवाद भी, और एक अनुरोध भी है कि आप यूनाइटेड भारत की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को नियमित रूप से देखें। हम आपके साथ राजनीतिक रूप से जितनी भी तात्कालिक खबरें हैं, खबरों की पीछे की खबर है, और इसकी जो समीक्षात्मक है, वो निरंतर यूनाइटेड भारत की टीम आपके सामने लेकर के आती रहती है। पर आपका सहयोग, आप इसको देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, ये आपसे प्रार्थना है हमारी। धन्यवाद।